दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और नोटों की चिता। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है कुर्कबांड और नकली नोटों के व्यापार। तो पहले आप उनको उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। कुर्कबांड का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं ये इसके पहले पार्ट की स्टोरी है, यहाँ पे मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमने पढ़ ली होगी, और अगर नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लेना। तो यहाँ तक हम पहुंचे हैं कुर्कबांड और नकली नोटों का व्यापार। तो अब आगे पढ़ते हैं। ओह, ये लोग तो बहुत ही सावधानी से काम ले रहे हैं। अच्छा, मैंने इनकी निगरानी के लिए कोई जासूसी फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया है, वरना मेरे प्लान की गाड़ी यहीं पहुंचकर पंक्चर हो जाती। बॉन्ड भैया ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि इस बार हमारा मुकाबला बहुत चालाक अपराधी से पड़ा है। अगर हम इनकी निगरानी का कोई इंतजाम करते तो हमारा भेद खुल जाता। वह लोग रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे से बाहर सड़क पर पहुंचे ही थे कि एक कार उनके पास आकर रुकी। चलो बैठो। वह बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की फिल्मों जैसा इंतजाम कर रखा है तुम लोगों ने। अगर कोई हमारा पीछा कर भी रहा होगा तो वह गच्चा खा जाएगा। कुर्कबांड और मोटू कार में बैठ गए और कार दौड़ पड़ी। मिस्टर कुर्कबांड और मोटू, अब हम बॉस के पास चल रहे हैं। बॉस का आदेश है कि तुम दोनों की आंखों पर पट्टी बांध कर लाया जाए। जब जब तक तुम लोग हमारी गैंग के मेंबर नहीं बन जाते, तब तक यह सावधानी जरूरी है। मेरे ख्याल से तुम लोगों को इसमें कोई एतराज नहीं होगा। मैं कोई एतराज नहीं है। गुड कुमार, इनकी आंखों पर पट्टी बांधो। अभी लो। कुमार ने कुर्कबांड और मोटू की आंखों पर पट्टी बांध दी। ओह, यह बेचारा क्या जाने की कुर्कबांड की आंखों पर तो पट्टी बांधी जा सकती है, परंतु उसके जासूसी दिमाग पर नहीं। मैं आंखों से नहीं देख सकता तो क्या हुआ, दिमाग से पता लगा लूंगा कि कार कहाँ जा रही है। शहर की विभिन्न सड़कों पर दौड़ती हुई वह कार आधे घंटे बाद एक बंगले में प्रविष्ट हुई। कम वक्त ड्राइवर ने कार को दाएं बाएं इतनी सड़कों पर घुमाया है कि मेरा पूरा जासूसी दिमाग थिरकनी की तरह घूमकर रह गया है। मैं यह भी नहीं जान पाया कि इस समय यह कार किस दिशा में और शहर के किस इलाके में है। कार की आवाज किसी बंद जगह में गूंज रही है। लगता है कार किसी गैराज में प्रविष्ट हो रही है। कार के प्रविष्ट होते ही गैराज का शटर अपने आप बंद हो गया और कार एक झटके के साथ रुक गई। चलो मिस्टर कुर्कबांड और मोटू, नीचे उतरो। हमारी मंजिल आ गई है। अगर हम मंजिल पर पहुंच गए हैं तो फिर एक काला चश्मा, मेरा मतलब है यह काली पट्टियां आंखों पर से हटा दो। हाँ, तुम अब पट्टी हटा सकते हो। धन्यवाद। इसके बंदे होने से मुझे लग रहा था जैसे मैं अंधा हो गया हूँ। दोनों ने पट्टी खोल दी और कार से बाहर निकल आए। रंगा और कुमार उन्हें लेकर उसी गैराज में मौजूद एक दरवाजे से बंगले में प्रविष्ट हो गए। इनका बॉस शायद सात पर्दों में छुप कर रहता है। उसके चेहरे से नकाब हटाने के लिए मेरे जासूसी दिमाग को बड़ी कलाबाजियां खानी पड़ेगी। कुछ ही देर बाद बॉस हम कुर्कबांड और मोटू को ले आए। गुड, किसी ने तुम लोगों का पीछा तो नहीं किया? नहीं बॉस, किसी ने हमारा पीछा नहीं किया। वैसे भी हम भाटिया रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे से होकर आए हैं। यदि कोई हमारा पीछा कर भी रहा होगा तो धोखा खा गया होगा। गुड। अरे तुम दोनों ही खड़े क्यों हो? बैठो। थैंक यू बॉस। कौन हो सकता है यह नकाबपोश? इसकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। मुझे खबर मिली है कि तुम दोनों मेरे गैंग में आना चाहते हो। यस बॉस। जाबिर खान बता रहा था कि आप नकली नोट चलाने वाले को 25% कमीशन, 10% बोनस और जेल जाने पर घर वालों को खर्चे के लिए 5,000 रुपया महीना देते हैं। हाँ, जाबिर सही कह रहा था। जबकि हमारा बॉस आपके मुकाबले कुछ भी नहीं देता। इसलिए हमने फैसला किया कि हम आपके गैंग में शामिल हो जाएं। हम अपने गैंग में जल्दी किसी को शामिल नहीं करते बच्चे, लेकिन जाबिर खान हमारा खास आदमी है। उसकी सिफारिश पर हम तुम दोनों को अपने गैंग में शामिल कर लेंगे। थैंक यू बॉस, थैंक यू वेरी मच। आप में भी जाबिर खान जैसा वफादार ही पाएंगे। सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा बच्चे, तुम दोनों को अपनी वफादारी का सबूत देना पड़ेगा। यह बताओ, तुम्हारे गैंग का बॉस कौन है, कहाँ रहता है और उसका नोट छापने का अड्डा कहाँ पर है? अब आए यह मतलब की बात पर। अब मैं इसे दाना चुगाऊंगा। बॉस, हमारा बॉस एक अधेड़ व्यक्ति है, लेकिन उसके बाद शेर जैसी गर्जदार है। कमबख्त एक नंबर अकाइया और खतरनाक है। हम 2 साल से उसके गैंग में काम कर रहे हैं, फिर भी उसकी सूरत के अलावा आज तक उसके बारे में कुछ नहीं जान पाए। शट अप, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे बॉस, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। आपसे झूठ बोलकर मुझे क्या अपनी मौत बुलानी है?
और फिर आपसे झूठ बोलकर हमें फायदा भी क्या होगा। अगर तुम लोग अपने बॉस के बारे में कुछ नहीं जानते तो फिर उसके साथ धंधा कैसे करते थे। मेरा मतलब है, नकली नोट तुम्हें कैसे मिलते थे। जब बॉस को हमें माल देना होता है वह हमें फोन कर देता है या फिर किसी लड़के के साथ पर्चा भेज देता है कि फला जगह फला टाइम पर पहुंच जाओ। हम वहां पहुंच जाते हैं और वह माल हमारे वाले कर देता है। हाँ, तुम लोगों का कमीशन वह कैसे देता है। माल देने के 1 महीने बाद हमें उसका मैसेज मिलता है। हम उसके बुलाए हुए स्थान पर पहुंच जाते हैं। वह हमारा कमीशन हमें दे देता है। गुस्सा की माफ हो बॉस, अगर आप आज्ञा दे तो मैं एक सवाल पूछूं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो। आप हमारे बॉस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। उसे खत्म करने के लिए, इस शहर से उसका नामो निशान मिटाने के लिए, या नकली नोट चलाने का धंधा सिर्फ एक गैंग करेगा और वह गैंग मेरा होगा। मेरे मेरे अलावा जो भी नकली नोटों का धंधा करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। इसके अलावा तुम्हारे बॉस में दिलचस्पी लेने का एक कारण और भी है। मुझे वह ब्लॉक चाहिए जिससे वह नोट छपवाता है। सुना उस ब्लॉक के छपे नोट बिल्कुल असली असली जैसे लगते हैं। यस बॉस, कोई एक्सपर्ट उस ब्लॉक से छपे नोट को नकली साबित कर सकता है। साधारण आदमी तो उसके नकली होने की गंध भी नहीं पा सकता। बॉस, आपने हमें गैंग में शामिल करके हम पर जो एहसान किया है उसके बदले में हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको वह ब्लॉक ला कर दें। लेकिन जब अपने बॉस के बारे में तुम कुछ जानते ही नहीं तो तुम्हें यह भी नहीं मालूम होगा कि उसका अड्डा कहाँ है। फिर तुम वह ब्लॉक कहाँ से लेकर आओगे। लगता है आपके आदमियों ने मेरे बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं दी है। क्या मतलब। श्रीमान बॉस, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नकली नोट चलाने के अलावा बंदा प्राइवेट जासूसी का धंधा भी करता है। आपकी दुआ से इस धंधे में भी अपना बड़ा नाम है। वो तो आज तक मैंने अपने बॉस को पता लगाने की कोशिश ही नहीं की, वरना वह कब का मेरे सामने नंगा, मेरा मतलब है असली चेहरे के साथ सामने खड़ा होता। खैर, अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी न सिर्फ उसका पता लगा लूंगा बल्कि वह ब्लॉक भी आपके सामने हाजिर कर दूंगा। गुड, अगर तुम ब्लॉक लाने में सफल हो गए तो मैं तुम्हें अपने गैंग में ऊंचा दर्जा दूंगा जिससे तुम मेरे खास आदमी कहलाओगे। बॉस, हमारे बांड भैया जो वादा करते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं, इसलिए समझ लीजिए कि ब्लॉक आपके पास पहुंच गया। बॉस, हम सीधे अदालत से छुटकर आ रहे हैं और इस वक्त हमारी जेबें ठन ठन गोपाल का गाना गा रही है। अगर कुछ खर्चा पानी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम दोनों हमारे गैंग के आदमी हो, हम तुम्हें खर्चा जरूर देंगे। यह लो, फिलहाल 10,000 रुपया रख लो, जरूरत पड़े तो और मांग लेना। वाह, थैंक यू बॉस। ऊपर वाला आप पर मेहरबान रहे, आपका धंधा दूनी चेयर की तरह आगे बढ़ता रहे। अब इतना और बता दीजिए कि जरूरत पड़ने पर आपसे कैसे संपर्क स्थापित किया जाए, क्योंकि ब्लॉक हासिल करके उसे आपके पास पहुंचाना भी तो है ना। तुम्हें संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही तुमसे संपर्क कर लूंगा। रंगा, इन्हें इनके ऑफिस छोड़ाओ। ओके बॉस, चलो। कम वक्त आंखों पर पट्टी बांधना भूल गए तो काम बन जाए। लेकिन कुछ देर बाद, अमा रंगा भाई, वह लंच वाली बात भूल गए क्या। बड़े पेटू हो यार तुम। अभी अभी बॉस ने तुम दोनों को 10,000 का स्पेशल लंच करवाया है, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। मिस्टर रंगा, तुमने हमें सूखा सूखा वहां से ट्रका दिया। अब जरा हम पर इतनी मेहरबानी करो कि हमें किसी होटल के सामने उतार दो ताकि हम अपनी पेट रूपी टंकी में कुछ पेट्रोल डाल लें। तुम लोग भी क्या याद करोगे कि कभी किसी नौब से पाला पड़ा था। ड्राइवर, किसी होटल के सामने कार रोक देना। उधर। हेलो जगदीश। रंगा व कुमार कुर्कमांड और मोटू को छोड़ने जा रहे हैं। तुम टोनी के साथ उनके पीछे लग जाओ। तुम दोनों को 24 घंटे उन पर नजर रखनी है। वे दोनों कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं, मुझे हर बात की रिपोर्ट मिलनी चाहिए। दोनों एक पल के लिए भी तुम दोनों की आंखों से ओझल नहीं होने चाहिए। ओके बॉस, हम अभी उनके पीछे जा रहे हैं। उधर कुछ देर बाद एक होटल के सामने जा रुकी कार। कुमार ने उन दोनों की पटिया खोल दी। अच्छा रंगा भाई, फिर मुलाकात होगी। जेल की सैर करने के लिए तैयार रहना। दोनों होटल के अंदर पहुंचे और एक मेज पर जम गए। क्या लाऊं साहब। तुम्हारे होटल में जो कुछ भी है सब एक एक प्लेट ले आओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। थोड़ी देर बाद वेटर खाने की प्लेटें मेज पर लगा गया। कुर्कबंड और मोटू खाने पर टूट पड़े। सारी प्लेटें खाली करने में उन्हें ज्यादा समय न लगा।
आहा, मजा आ गया, बड़ा लजीज खाना था। और कुछ मंगाऊं? फिलहाल तो अब किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। हाँ, कॉफी मंगवा लो, थोड़ा मुंह का जायका बदल जाएगा। बॉन्ड ने ऑर्डर दिया और वेटर कॉफी ले आया। हाँ बॉन्ड भैया, बताओ आगे का क्या प्रोग्राम है? बॉस को ब्लॉक देने का वादा तो कराए हो, पर ब्लॉक लाओगे कहाँ से? यही बात तो मैं काफी देर से सोच रहा हूँ। क्यों नहीं इस बारे में पटाखा सिंह से बात की जाए? गुड आइडिया, पटाखा सिंह ब्लॉक का इंतजाम कर सकता है। फटाफट कॉफी खत्म करो, हम इसी समय उसके पास चलते हैं। ठीक है। कॉफी खत्म करके दोनों उठ खड़े हुए, तभी कुर्कमांड के दिमाग में बैठा जासूसी कीड़ा कुल बुलाया। कहीं कोई हमारी निगरानी तो नहीं कर रहा है? सिकरी बॉन्ड की नजरों में व्यक्ति आ गया। तो मेरा विचार ठीक ही निकला, हम पर नजर रखी जा रही है। मोटू, हमें पटाखा सिंह के पास जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? हम पर नजर रखी जा रही है कौन? पट्टे का उल्लू, यानी उल्लू का पट्टा हम पर बुरी नजर रख रहा है? जरा बताओ तो सही, मैं उसकी आंखें फोड़ डालूंगा। सावधानी से, दरवाजे के पास लगी तीसरी मेज पर देखो। मोटू ने तिरछी नजरों से कुर्कमांड की बताई हुई मेज पर नजर डाली। तो यह दोनों गुर्गे हम पर बुरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, लगता है उनका बॉस अभी पूरी तरह मेरे जाल में नहीं फंसा है, तभी तो उसने अपने 2 चमचे हमारे पीछे लगा दिए हैं। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? चलो बाहर निकल कर उन दोनों से पीछा छुड़ा लेते हैं। न न, इनसे पीछा छुड़ाने की जरूरत नहीं, इन्हें अपने पीछे लगा ही रहने दो। इस तरह बॉस को हम पर पूरा यकीन आ जाएगा, फिर वह मेरे जाल में पूरी तरह फंस जाएगा। बिल देकर कुर्कबंद और मोटू होटल से बाहर निकल आए। अब कहाँ चलने का इरादा है? फिलहाल तो घर चलते हैं। सिगरी व एक टैक्सी में बैठे घर की ओर जा रहे थे। पटाखा सिंह से कब बात करोगे बॉन्ड भैया? रात में मौका पाकर। आधे घंटे बाद टैक्सी बॉन्ड के घर के सामने रुकी और बॉन्ड और मोटू बिल देकर अपने घर के भीतर प्रविष्ट हो गए। टोनी, मैं यही हूँ, तुम जरा घर के पीछे का एक चक्कर लगाओ, देख लो पीछे से निकलने का कोई दरवाजा तो नहीं है। टेलीफोन लाइन भी देख लेना। ठीक है। थोड़ी देर बाद टोनी कुर्कमांड के घर का चक्कर लगा आया। जगदीश, इस घर में टेलीफोन तो है, लेकिन पीछे से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। गुड, तब तो हमें निगरानी करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तुम टेलीफोन के तार काट दो। और उसने पास ही लगे खंबे पर चढ़कर फोन के तार काट दिए। समय गुजरता गया और यार जगदीश, निगरानी करते करते तो अपनी खोपड़ी बनना गई है। रात के 11 बज रहे हैं। मेरे ख्याल से अब दोनों कहीं नहीं जाने वाले। चलो हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं। ऐसा करो, एक नजर दोनों को देखाओ, अगर दोनों सो गए हों तो चलकर बॉस को रिपोर्ट दे दे। हम फिर वह जैसा कहेगा वैसा ही करेंगे। जगदीश कुर्कबान के घर की दीवार फांदकर अंदर घुसा और खर्र खर्र। फिर जैसे टोनी का चेहरा खिड़की से हटा, कुर्कमांड और मोटू उछलकर बैठ गए। मोटू, रास्ता साफ। अब मैं पटाखा सिंह को ये बातें बताने जा रहा हूँ। तुम मेरे बिस्तर पर तकिया लगाकर चादर उड़ा दो, ताकि देखने वाले को लगे मैं सो रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं सारा इंतजाम कर लूंगा। कम वक्त टेलीफोन की लाइन काटकर समझ रहे हैं जैसे हम किसी से बात ही नहीं कर सकते। कुर्कमांड घर की छत पर पहुंचा और पाइप पकड़कर नीचे उतरने लगा। बेचारे मेरी निगरानी करने चले थे, उन्हें क्या मालूम कि कुर्कमांड ने बड़े बड़ों को आदमी से घनचक्कर बना दिया है। फिर उनकी तो हस्ती भी क्या है। उधर दोनों घोड़े बेचकर सो रहे हैं, सुबह से पहले नहीं उठने वाले। तो फिर चलो बॉस को रिपोर्ट दे देते हैं। थोड़ी देर बाद, हेलो बॉस, कुर्कमांड और मोटू अपने घर पर गहरी नींद सो रहे हैं। अब हमारे लिए क्या आदेश है? इस समय वापस आ जाओ, लेकिन सुबह से उन दोनों की निगरानी फिर करनी है। यह कहकर उधर से संबंध विच्छेद कर दिया गया। उधर कुर्कमांड इंस्पेक्टर पटाखा सिंह के घर जा पहुंचा। अरे कुर्कमांड, तुम इस समय कहो कैसे आना हुआ? बाहर खड़े ही बताऊं अंकल? ओ नहीं, भीतर आओ। सिगरी दोनों ड्राइंग रूम में आमने सामने बैठे थे। हाँ, आप बताओ। इससे पहले कि मैं अपनी राम कहानी शुरू करूं, आप यह बताइए कि आपने उस आदमी का पीछा करवाया था या नहीं, जो जाबिर से मिलने आया था? हाँ, मैंने उसका पीछा करवाया था, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला।
जावेद से मुलाकात करने वाला व्यक्ति सीधा अपने घर चला गया था। उस व्यक्ति ने किसी तरीके से बॉस के पास मैसेज जरूर पहुंचाया होगा। उसके आदमी धोखा खा गए, आपके आदमी धोखा खा गए। चलो मान लिया कि मेरे आदमी धोखा खा गए, लेकिन तुम बताओ कि तुमने कौन सा तीर मारा है। अजय आप तीर की बात करें, मैं जासूसी मिसाइल चलाकर आया हूँ। और फिर उसने पटाखा सिंह को पूरी बात बता दी और अंत में बोला, अब अगर आप नोट छापने वाले एक ब्लॉक का इंतजाम कर दें तो मैं नोट छापने वाले पूरे गैंग को चांदी की तस्तरी में रखकर आपके सामने पेश कर दूंगा। ब्लॉक का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे आईजी साहब से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जल्दी से बात कर लीजिए। शीघ्र इंस्पेक्टर पटाखा सिंह फोन पर आईजी साहब से बात कर रहा था। सर, इतनी रात में फोन करके आपको तकलीफ दी, उसके लिए माफी चाहता हूँ। बात दरअसल यह है कि नकली नोट छापने वाले गैंग को गिरफ्तार करने के लिए मुझे नोट छापने वाले एक ब्लॉक की जरूरत है। इसके लिए मुझे गवर्नर साहब से बात करनी होगी। मैं उनसे बात करके 10 मिनट बाद तुम्हें फोन करूंगा। ओके सर। क्या कहा आईजी साहब ने? फिलहाल तो कुछ नहीं कहा। वे गवर्नर साहब से बात करके 10 मिनट बाद फोन करेंगे। 10 मिनट बाद फोन की घंटी बजी। इंस्पेक्टर पटाखा सिंह ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। मैं पटाखा सिंह बोल रहा हूँ सर। गवर्नर साहब ने आज्ञा दे दी है, कल 10 बजे तक 100 के नोट का ब्लॉक तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। थैंक यू सर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना इंस्पेक्टर, उस ब्लॉक की सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। अगर तुम उसकी हिफाजत न कर सके तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। आप चिंता न करें सर, ब्लॉक सुरक्षित रहेगा और मैं 1-2 दिन में न सिर्फ ब्लॉक वापस कर दूंगा, बल्कि जाली नोट छापने वाले पूरे गैंग को भी गिरफ्तार कर लूंगा। गुड। अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो तुम्हें प्रमोशन के साथ साथ सरकार की ओर से 1 लाख का इनाम भी मिलेगा। और आईजी साहब की ओर से संबंध विच्छेद होने के बाद पटाखा सिंह ने रिसीवर रख दिया। कल ब्लॉक मिल जाएगा कुर्कबॉन्ड। ब्लॉक को मारिए गोली और वादा कीजिए कि इनाम में मिलने वाले 1 लाख रुपए में से आधा यानी कि 50,000 रुपए आप मुझे दे देंगे। लेकिन कुछ नहीं अंकल, अगर आपको मेरी शर्त मंजूर हो तो हाँ कीजिए, वरना मैं चला अपने घर। परंतु ध्यान रखना अंकल, मेरी मदद के बिना आप गैंग को पकड़ना तो दूर, उसकी हवा भी नहीं पा सकेंगे। और इनाम मिलना तो बहुत दूर की बात है, आपकी नौकरी भी जाती रहेगी। तो ठीक है, इनाम का 1000 रुपया तुम ले लेना बाबा। अब जल्दी से गैंग को गिरफ्तार करवाने की कोशिश करो। यह उन्हें कोई बात। अब सुनिए कि ब्लॉक मिलने के बाद आपको क्या करना है। और फिर वह पटाखा सिंह को अपना आगे का प्लान समझाने लगा। उसके बाद जैसे वह वहां आया था वैसे अपने घर वापस लौट गया। दूसरे दिन कुर्कबान ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और मोटू के साथ ऑफिस के लिए निकल पड़ा। मोटू, जरा पीछे तिरछी नजर मारो, देखो बॉस के दोनों मुर्गे, मेरा मतलब है दोनों आदमी पीछे आ रहे हैं या नहीं। अच्छा, दोनों कार से पीछे आ रहे हैं बांड भैया। गुड, उनका हमारे पीछे लगा रहना जरूरी है, तभी हमारा प्लान कामयाब होगा। कुर्कबांड और मोटू ऑफिस पहुंच गए। 2 बजे के करीब एक लड़का उनके ऑफिस में प्रविष्ट हुआ। एक कार वाले साहब ने यह पर्चा आपको देने के लिए कहा है, लाओ। लड़का पर्चा देकर चला गया। कुर्कबांड ने उसे खोलकर पढ़ा। 3 बजे बड़े चौराहे के पास मिलो। उधर लड़का ऑफिस से निकलकर कुछ ही दूर गया था कि जगदीश ऑटोनी ने उसे रोक दिया। क्या करने गया था तू उस ऑफिस में? एक पर्चा देने गया था। कैसा पर्चा? क्या लिखा था उसमें? किसने दिया था वह तुझे? वह पर्चा मुझे कार वाले साहब ने दिया था। उसमें क्या लिखा था यह मैंने नहीं पढ़ा साहब। कार वाले का हुलिया कैसा था? हुलिया तो मैंने ठीक से नहीं देखा साहब। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूँ, वह कोई अधेड़ व्यक्ति था। उसने हैट और काला चश्मा लगा रखा था। दोनों ने लड़के को छोड़ दिया। मेरे ख्याल से उस पर्चे में कुर्कबांड के बॉस का मैसेज होगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। तुम यहीं रुको, मैं बॉस को खबर करके आता हूँ। शीघ्र। हेलो बॉस, मैं जगदीश बोल रहा हूँ, कहो। 10 मिनट बाद जगदीश फोन करके वापस लौटा। दोनों ऑफिस से भी निकले तो नहीं, फिलहाल तो दोनों अंदर ही मौजूद है। ठीक 2:30 बजे कुर्कबांड और मोटू ऑफिस से बाहर निकले। अगले पल कुर्कबांड की मोटरसाइकिल बड़े चौराहे की ओर उड़ी चली जा रही थी।
ध्यान रखना वे नजरों से ओझल नहीं होने चाहिए। 3 बजे कुर्कमांड की मोटरसाइकिल बड़े चौराहे के पास खड़ी एक पीली कार के पास जा रुकी। भरा नोट छापने का कारखाना परेड के मकान नंबर 420 में है। गुड, वहां मौजूद आदमियों को मालूम है ना कि क्या करना है और क्या होना है? हाँ, उन्हें सब कुछ समझा दिया गया है। गुड। पीछे देखो, एक गुलाबी फिएट कार खड़ी है, उसमें बॉस के 2 आदमी सवार है। वह तुम्हारा पीछा जरूर करेंगे। तुम्हें हर हालत में उन्हें डोज देनी है। किसी भी हालत में वह तुम्हारा पीछा करते हुए परेड के उस मकान तक पहुंचने न पाए। समझ गए? तुम चिंता मत करो, इनसे मैं आसानी से पीछा छुड़ा लूंगा। ठीक है, अब वह ब्रीफकेस दो जो तुम साथ लाए हो। कार वाले ने ब्रीफकेस उठाकर बॉन्ड के हवाले कर दिया। ब्रीफकेस लेकर कुर्कमांड वहां से वापस चल दिया। कार स्टार्ट करो जल्दी जगदीश, वह दोनों जा रहे हैं। उन्हें जाने दो, मैं कार वाले का पीछा करना है। बॉस का ऐसा ही आदेश है। और फिर जैसे पीली कार वहां से चली, गुलाबी फिएट उसके पीछे लग गई, जबकि बॉन्ड की मोटरसाइकिल पास की गली में खड़ी थी। देख लिया मोटू, मैंने ठीक कहा था ना कि बॉस के आदमी कार का पीछा जरूर करेंगे। मान गए बॉन्ड भैया तुम्हारे जासूसी दिमाग को। वास्तव में तुम ग्रेट जासूस हो। 1 घंटे बाद बॉस, हमने उस कार का पीछा किया था, लेकिन कार में सवार चालक हमें डोज दे गया। शायद उसे अपना पीछा किए जाने के बारे में पता चल गया था। तुम लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए। तुम लोग जरा सा काम नहीं कर सके। वह बॉस, बात यह है कि शटअप, मैं कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। यह बताओ, इस समय तुम लोग कहाँ से बोल रहे हो? नवीन मार्केट वाली टेलीफोन बूथ से। वापस कुर्कमांड के ऑफिस पहुंचो और उन दोनों पर नजर रखो। अब हमें ब्लॉक के लिए उन दोनों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। ओके बॉस। याद रखना, इस बार कोई गलती हुई तो तुम दोनों को अगला दिन देखना नसीब नहीं होगा। संबंध विच्छेद होने पर जगदीश ने रिसीवर क्रेडिट हुक पर लटका दिया। कुछ देर बाद जगदीश और टोनी वापस कुर्कमांड के ऑफिस के सामने पहुंच गए। बंड भैया, बॉस के दोनों मुर्गे तो फिर वापस आ गए। गुड, यानी कि सब काम मेरे प्लान के अनुसार ही हो रहा है। रात 8 बजे कुर्कमांड और मोटू ऑफिस से बाहर आए और पैदल ही एक और चल दिए। कम बख्तिये, इस समय पैदल कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जा रहे हो, कार आगे बढ़ाओ। पीछा तो मैं हर हालत में उनका करना ही है। कुछ दूर जाने के बाद कुर्कमांड और मोटू एक टैक्सी में सवार हो गए। लगता है कुर्कमांड को किसी तरह अपने बॉस के अड्डे का पता चल गया है। यह वहीं जा रहा है। अगर ऐसा है तो अच्छा ही है। परेड पहुंचकर कुर्कमांड और मोटू ने टैक्सी छोड़ दी और पैदल ही आगे बढ़ चले। कुछ दूर चलने के बाद दोनों मकान नंबर 420 में प्रविष्ट हो गए। कुछ देर बाद धौएं धौएं, अरे यह फायरिंग की आवाज तो मकान के अंदर से आ रही है। चलो, हमें फौरन अंदर चलकर देखना चाहिए कि मामला क्या है। दोनों भागते हुए मकान में प्रविष्ट हो गए। वो मेरा अंदाजा सच निकला। कुर्कमांड को अपने बॉस के अड्डे का पता लग गया है। उसने यहाँ कर न सिर्फ अपने बॉस की बल्कि नोट छापने वाले कारीगरों की भी हत्या कर दी है। लेकिन वह दोनों गायब कहाँ हो गए? हमारे आने की आवाज सुनकर यहीं कहीं छुप गए होंगे। उन दोनों ने मशीन से नोट छापने वाला ब्लॉक भी निकाल लिया होगा। हमें फौरन उन्हें ढूंढकर उनसे ब्लॉक हासिल कर लेना चाहिए। उसी समय वातावरण में पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। पी, ओह भागो टोनी, वरना हम फंस जाएंगे। लेकिन ब्लॉक का क्या होगा? ब्लॉक की चिंता मत करो, वह हम कुर्कमांड से फिर किसी समय हासिल कर लेंगे। दोनों भागते हुए मकान से निकले और अपनी कार तक पहुंच गए। वो देखो, पुलिस पहुंच गई। अब हमें क्या करना चाहिए? बॉस को फोन करके घटना का पूरा विवरण दे देते हैं, फिर जो वे कहेंगे करेंगे। उधर कुर्कमांड और मोटू मकान में फायरिंग करने के बाद ब्लॉक लेकर भागते हुए मकान के पिछले दरवाजे से बाहर निकले। मोटू, जल्दी से कोई टैक्सी पकड़ो, हमें जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचकर इस ब्लॉक का पोस्टमार्टम करना है। मेरे विचार से हमें बाई और मुख्य सड़क पर चलना चाहिए, वहां हमें जरूर टैक्सी मिल जाएगी। और शीघ्र भी एक टैक्सी में बैठे ऑफिस की ओर उड़े चले जा रहे थे। और तेज चलाओ ड्राइवर। जल्दी वे ऑफिस पहुंच गए। टैक्सी का बिल देकर उन्होंने ऑफिस खोला और अंदर आ गए। मोटू, जल्दी से आ रही छेनी व थोड़ी आदि सामान ले आओ। अभी लाया। कुछ देर बाद कुर्कमांड ने ब्लॉक का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। बॉन्ड भैया, तुम इस ब्लॉक का पोस्टमार्टम क्यों कर रहे हो? मैं ब्लॉक का पोस्टमार्टम करके इसमें बी4 यंत्र फिट करूंगा,
जिसकी रेंज 5 किलोमीटर होगी। उस यंत्र की सहायता से हम किसी भी वक्त बॉस के अड्डे तक पहुंच जाएंगे। B4 यंत्र 5 किलोमीटर की रेंज में मौजूद एक खास किस्म के यंत्र को रेडियो एक्टिव तरंगे भेजता है, जिससे उसकी सही स्थिति का पता लग जाता है। उधर जगदीश ने बॉस को फोन पर सब कुछ बता दिया। अब हमारे लिए क्या गया बॉस? फौरन कुर्कबांड के ऑफिस पहुंचो, मैं उसे फोन कर देता हूँ, वह ब्लॉक तुम लोगों के हवाले कर देगा। ब्लॉक लेकर तुम्हें स्टाफ हाउस पहुंचना है, वहां रंगा तुम्हारा इंतजार करेगा। ओके बॉस। इधर जगदीश और टोनी कुर्कबांड के ऑफिस रवाना हुए। उधर बॉस ने कुर्कबांड का फोन नंबर डायल किया। जल्दी संबंध मिल गया। यस कुर्कबांड स्पीकिंग, मैं बॉस बोल रहा हूँ। वो बॉस, आपके लिए खुशखबरी है। मैंने न सिर्फ अपने बॉस को ऊपर पहुंचा दिया है, बल्कि ब्लॉक भी हासिल कर लिया है। मुझे तुम्हारे कारनामे की खबर मिल गई है। अरे फिर मुझे लेने के लिए जल्दी से अपना कोई आदमी भेजिए। मैं जल्द से जल्द वह ब्लॉक आपको सौंपना चाहता हूँ। मेरे आदमी तुम तक पहुंचने ही वाले होंगे। तुम ब्लॉक उन्हें दे देना, ब्लॉक मुझ तक पहुंच जाएगा। ओके बॉस, आपका आदेश है तो मैं ब्लॉक आपके आदमियों को ही दे दूंगा। गुड। तुर्कमान ने रिसीवर क्रेडिट पर रखा ही था कि गुलाबी फेट ऑफिस के सामने आ रुकी। आओ बच्चों आओ, अपने बॉस के ताबूत की आखिरी कील मुझसे लेते जाओ। हमें बॉस ने ब्लॉक लेने के लिए भेजा है, अभी देता हूँ। यह लो, बहुत संभाल कर ले जाना, अगर इस पर जरा सी भी खरोच आई तो ब्लॉक खराब हो जाएगा। तुम चिंता न करो, हम इसे बहुत संभाल कर ले जाएंगे। उन दोनों के जाते कुर्कमान ने मेज की दराज से एक पॉकेट ट्रांजिस्टर साइज का यंत्र निकाला और उसे चालू कर दिया। अब हम इस यंत्र की सहायता से बॉस के अड्डे तक पहुंच जाएंगे। अरे तो फिर चलो न, देर किस बात की है? अभी नहीं, यंत्र के अनुसार वे लोग अभी सिर्फ 1 किलोमीटर दूर ही जा पाए हैं। जब यह दूरी 4 किलोमीटर हो जाएगी तब हम यहाँ से चलेंगे। ठीक है। कुछ देर बाद मोटू, इस यंत्र को लेकर तुम पीछे बैठो। इसमें देखकर तुम मुझे ब्लॉक की सही पोजीशन बताते रहना। ओके बॉन्ड भैया। अगले पल कुर्कबांड की मोटरसाइकिल तूफानी रफ्तार से एक और उड़ी चली जा रही थी। बॉन्ड भैया, यंत्र के अनुसार ब्लॉक इस समय पश्चिम दिशा में 4.5 किलोमीटर दूर है और यह दूरी बढ़ रही है। ओके। जगदीश और टोनी स्टाफ हाउस पहुंचे तो उन्होंने रंगा को वहां अपना इंतजार करते पाया। लाओ, वह ब्लॉक मुझे दे दो और तुम लोग जाकर आराम करो। बॉन्ड भैया, सुई कुछ देर के लिए रुकी थी लेकिन अब फिर घूम रही है। इस बार उसकी दिशा दक्षिण की ओर है और दूरी 2 किलोमीटर है। लगता है बॉस के उन दोनों आदमियों ने ब्लॉक किसी और के हवाले कर दिया है। 20 मिनट बाद बॉन्ड भैया, सुई फिर रुक गई है। दिशा वहीं दक्षिण है, दूरी 1 किलोमीटर है। इसका मतलब है हम बॉस के अड्डे से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हैं। उधर रंगा ब्लॉक लेकर एक इमारत के तहखाने में पहुंचा जहां बॉस उसका इंतजार कर रहा था। ब्लॉक ले आए रंगा? यस बॉस। यह लीजिए। गुड। ब्लॉक का अच्छी तरह निरीक्षण करने के बाद, हा बेचारा कुर्कमांड दाना डालकर मुझे फंसाना चाहता था, लेकिन वह यह नहीं जानता कि मैं वह पंछी हूँ जो दाना भी खा जाता है और जाल में भी नहीं फंसता। वह सोच रहा होगा परेड के मकान में नाटक खेलकर वह मुझे उल्लू बना लेगा। रंगा, यह ब्लॉक मशीन में लगवाओ और कारीगरों से कहो नोट छापना शुरू कर दे। अब मैं इस ब्लॉक से हजारों लाखों करोड़ों नोट छपवाकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ओके। उधर कुर्कबांड की मोटरसाइकिल ने 1 किलोमीटर का फैसला कुछ ही देर में तय कर लिया। बांड भैया, यंत्र का लाल बल्ब जल उठा है। सुई उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रही है। दूरी सिर्फ 30 मीटर है। इसका मतलब है ब्लॉक सामने वाली इमारत के अंदर है। हाँ, इस यंत्र के अनुसार तो ब्लॉक उसी इमारत के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी पटाखा सिंह को फोन करके लाता हूँ। जाओ। कुर्कबांड पास के बूथ से पटाखा सिंह को फोन करने लगा। उसके बाद वह वापस लौट आया। मोटू, पटाखा अंकल 20 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। चलो, तब तक हम इस इमारत के अंदर चलकर बॉस से मुलाकात कर लें। ठीक है, चलो। आज न जाने क्यों मेरे हाथों में खुजली हो रही है। उधर तहखाने में, यह देखिए बॉस, उस ब्लॉक से छपे नोट। यह तो बिल्कुल असली जैसे ही लगते हैं। असली लगते नहीं रंगा, बल्कि यह नोट असली ही है, क्योंकि यह नोट उस ब्लॉक से छपे हैं जिससे सरकारी टकसाल में नोट छापे जाते हैं।
मैं कुछ समझा नहीं बॉस, सरकारी ब्लॉक हमारे पास कहाँ से आ गया? यह सब कुर्कबांड की चाल रंगा। वह पुलिस के साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहता है। उसने यह सरकारी ब्लॉक मुझे पकड़ने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। वह सोच रहा था ब्लॉक देकर वह मेरा विश्वास जीत लेगा और मेरे मेरे अड्डे तक पहुंच जाएगा, लेकिन परंतु अभी बॉस अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी भाई वाह मान गए बॉस तुमको। क्या दासू दिमाग पाया तुमने कि तुम मुझ जैसे ग्रेट जासूस की चाल को भी भांप गए। सचमुच कमाल कर दिया तुमने। वो धोती फाड़कर रुमाल कर दिया हमने। तो तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? बहुत आसानी से मिस्टर बिग बॉस। मैंने ब्लॉक में बी फॉर एंटर फिट कर दिया था, उसी की सहायता से हम यहाँ आए हैं और पुलिस फोर्स भी बस यहाँ पहुंचने ही वाली होगी। न मिस्टर नंगा, सॉरी मिस्टर रंगा जी, भागने की कोशिश मत कीजिएगा वरना डर के मारे मुझसे रिवॉल्वर चल जाएगा। उप मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम्हारे पास बी4 जैसा अति आधुनिक स्पीड यंत्र भी होगा। अब पछताने से क्या फायदा मिस्टर बॉस। अब तो अगर आप नकाब हटाकर अपनी चांद सी सूरत के दर्शन करा दो तो ज्यादा अच्छा होगा। बांड भैया ठीक कहते हैं, अब तो अपनी सूरत भी दिखा दो और यह भी बता दो कि कुर्कमांड भैया जैसे जासूस की चाल कैसे भांप गए आप। हाँ, इस सवाल का जवाब तो मैं भी जानना चाहता हूँ। और रिवॉल्वर की नोक पर जैसे बॉस ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, कुर्कमांड और मोटू ही नहीं रंगा भी आश्चर्यचकित रह गया। आए भूतपूर्व एसपी मिस्टर सोनी राजदान जी आप? हाँ, मैं पुलिस की नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद मैंने सोचा कानून की सेवा तो बहुत कर दी, अब थोड़ा कानून से खिलवाड़ भी कर लिया जाए और मैंने नकली नोटों का व्यापार शुरू कर दिया। वो तो यह बात है, आप पुलिस विभाग में रह चुके हैं तभी तो अपने बांड भैया की चाल भांप ली। हाँ, लेकिन कुर्कमांड की चाल भांप कर भी मैं ब्लॉक हासिल करने का लालच न छोड़ सका। तभी मुझे इनकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। बड़े बूढ़ों ने सच कहा, लालच बुरी बला है। अगर तुम लालच न करते तो शायद कानून की पकड़ में इतनी आसानी से न आ पाते। हा हा हा, यह तुमसे किसने कह दिया कि मैं कानून की पकड़ में आ गया हूँ? कानून के साथ आंख मिचौली का खेल खेलने से पहले ही मैंने ऐसा इंतजाम कर लिया था कि कानून मुझे कभी गिरफ्तार न कर सके। अच्छा, जरा मैं तो देखूं तुमने कानून से बचने के लिए कौन सा इंतजाम किया है। वह इंतजाम कर रखा है मैंने अपने बचाव के लिए। बॉस का शरीर नोटों के ढेर पर गिरा। इसी के साथ उसने पता नहीं क्या किया कि नोटों में आग लग गई। आह कुर्बान, अब तुम या तुम्हारा कानून मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इन नोटों के ढेर को अपनी चिता बना लिया है। अब मेरी जली हुई लाश ही कानून के हाथ लगेगी। उफ, यह तुमने क्या किया इस पे एसपी राजदान? उसी समय इंस्पेक्टर पटाखा सिंह अपनी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचा। आइए इंस्पेक्टर अंकल, लेकिन गैंग का बॉस अब जिंदा हमारे हाथ लगने वाला नहीं है। फिर भी आप सिपाहियों से कहिए कि वे आग बुझाने की कोशिश करें वरना कुछ ही देर में नोटों की यह आग हमारे समेत इस पूरी इमारत को जलाकर राख कर देगी। आग बुझाओ, जल्दी करो। कुर्कबान का अंदाजा सच निकला। बॉस को न बचाया जा सका। हाँ, आग पर जल्दी काबू पा लिया गया। रंगा और नोट छापने वाले 2 कारीगरों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्लॉक भी सही अवस्था में मशीन से निकाल लिया गया। चलिए इंस्पेक्टर अंकल, अब यहाँ कुछ नहीं रखा। गैंग के बाकी आदमियों की जानकारी पुलिस हेडक्वार्टर में चलकर आप रंगा से ही हासिल कर लीजिएगा। ठीक है, चलो। दूसरे दिन पुलिस हेडक्वार्टर में आप लोगों को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे विभाग के जांबाज पुलिस इंस्पेक्टर पटाखा सिंह ने नकली नोटों का व्यापार करने वाली गैंग को पकड़कर पूरे देश में हमारे विभाग का नाम रोशन कर दिया है। इनकी सफलता पर विभाग की ओर से इन्हें प्रमोशन और सरकार की ओर से 1 लाख का नगद इनाम दिया जा रहा है। ओह, यह मुझसे जल्दी तरक्की कर गया और मैं समझ में नहीं आता कि आखिर इतनी जल्दी इसने उस गैंग को पकड़ कैसे लिया। फिर इनाम लेकर पटाखा सिंह मंच से नीचे उतरा ही था कि कुर्कमांड और मोटू के पास पहुंच गए। लाइए इंस्पेक्टर अंकल, वायदे के मुताबिक 50,000 रुपया हमारे वाले कर दीजिए वरना मैं मंच पर जाकर अभी आपकी पोल पट्टी खोल दूंगा और सबको बता दूंगा कि जो कामयाबी तुम्हें मिली है उसके पीछे मेरा जासूसी दिमाग और मेरी मेहनत का हाथ है।
नहीं ऐसा गजब मत करना, मैं तुम्हें 50,000 दे रहा हूँ, यह लो। ही यह हुई ना कोई बात। पटाखा सिंह से रुपया लेकर कुर्कबांड और मोटू पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर आ गए। क्यों मोटू, अब तो कुर्कबांड यानी कि मेरी नाक को कोई खतरा नहीं है ना? फिलहाल तो तुम्हारी नाक के लिए नहीं, कोई कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है बांड भैया, लेकिन नोटों के लिए मैं जरूर खतरा बना तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अरे बाप रे, एक और साझीदार समाप्त। तो दोस्तों, एक कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।